नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5 चरण का चुनाव पूर्ण हो गया है। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 2 चरण के चुनावों के बाद निर्णय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 10 मार्च को कौन बैठेगा। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर जनपद की। और मुजफ्फरनगर जनपद में भी चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख सीट मानी जाने वाली मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट के लिए। शहर विधानसभा सीट के बारे में जैसा कि आपको जानते हैं, इस सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल वर्तमान में विधायक है। 2016 में जब समाजवादी सरकार प्रदेश में थी, उपचुनाव हुआ था चितरंजन स्वरूप जी के निधन के बाद। उस समय कपिल देव अग्रवाल ने अप्रत्याशित रूप से चितरंजन स्वरूप जी के पुत्र को, जो कि उस समय समाजवादी के प्रत्याशी थे, गौरव स्वरूप को, उनको पराजित कर दिया था। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कपिल देव अग्रवाल पर ही दांव लगाया और कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा के भरोसे को कायम रखते हुए उस सीट पर पुनः विजय प्राप्त की थी। 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर शहर में कपिल देव अग्रवाल जी को 97,838 वोट मिली थी, जबकि गौरव स्वरूप को 87,134 वोट मिली थी। 10,704 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी। यह भाजपा की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। माना जाता है कि भाजपा इस सीट को हार ही नहीं सकती। एक दो बार के अपवाद को छोड़कर पहले कांग्रेस के रेजिम में अब पिछले लंबे समय से भाजपा का यहां कब्जा रहा है। इस बार इस सीट पर मुकाबला बड़ा कड़ा माना जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने इस बार गौरव स्वरूप का टिकट काटकर उनके छोटे भाई सौरभ स्वरूप को प्रत्याशी बनाया है। सौरभ स्वरूप के प्रत्याशी बनने के कारण गौरव स्वरूप कपिल जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। कपिल देव अग्रवाल को ट्राई कर रहे थे पिछले 2 दिन से संपर्क करने का, लेकिन कपिल जी मिर्जापुर और अन्य क्षेत्रों में पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस समय देर रात्रि में अर्धरात्रि हो चुकी है, तब कपिल जी से इस समय बात हो पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा है, आप लगातार फोन करके पूछ रहे हैं कि आखिर इस सीट पर कौन जीतेगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, पर इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी आशान्वित है कि इस सीट पर हम जीतेंगे। इस बार के चुनाव में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले गौरव स्वरूप के भाई जो लड़े हैं, सौरभ स्वरूप, उन्होंने बहुत कड़ा मुकाबला किया है। 2,24,248 वोट पड़ी है। हम सीधे सीधे बात करते हैं कपिल देव अग्रवाल से। हालांकि कोई उम्मीदवार ये कहने को तैयार नहीं होगा कि वो कहीं रिस्क में भी हो सकता है, और मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर तो भाजपा के लिए सोचना भी आसान नहीं है कि वहां कहीं चुनाव भी हो सकता है। सीधे सीधे बात करते हैं कपिल देव अग्रवाल जी। कपिल जी, आपका इस शो में स्वागत है। जी अनिल जी, बहुत धन्यवाद। कपिल जी, बताएं कि क्या आप हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? अब ये तो अनिल जी, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल का और रॉयल ब्रिटेन परिवार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको इस पर आमंत्रित किया। और जैसा आपका प्रश्न भी आपने किया, धन्यवाद इस लेट नाइट पे इतने व्यस्त कार्यक्रम में, जबकि आप सुबह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी के सारे कार्यकर्ता कोई कहीं लगा हुआ है। अपने रिजल्ट की गणना छोड़ के आप दूसरे के चुनाव को जिताने में लगे हुए हैं। ये भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मानी जाती है, भाजपा की सबसे बड़ी थाती है। आपको क्या लगता है कपिल जी, शहर की सीट पर क्या आकलन आपका है? देखिए, 2-3 बातें हैं। हम जीतेंगे या हैट्रिक बनेगी, ये तो मतदाताओं ने जो निर्णय किया है या जैसा मतदान किया उसका निर्णय आएगा। और मेरे द्वारा ये कहना कि मैं जीत रहा हूं, ये उचित नहीं है, क्योंकि वो सारा निर्णय मशीन में कैद हो चुका है और बहुत बड़े की बातें हमको करना उचित नहीं लगता। पर हमको भरोसा ईश्वर के ऊपर है, अपने ऊपर है और अपने मतदाताओं के ऊपर है कि मैंने लगातार पिछले 20 वर्षों में 2002 में विधानसभा चुनाव लड़ा, आप इस बात के साक्षी हैं। उसके बाद मुझको मेरे क्षेत्र की जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका दिया, 2 बार विधायक और तीसरी बार फिर चुनाव। यानी लगभग 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में, और उससे पूर्व 20 ही वर्ष से लगभग संघ में, यानी सामाजिक क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय हूं। और मुझको याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने 2 दिन की छुट्टी भी लगातार ली हो। यहाँ रहा हूँ, लखनऊ रहा हूँ, और 24 घंटे टेलीफोन पर रह करके या मिल करके या जनता के बीच में रह करके
मैंने हमेशा उनके बीच में अपने आप को रहने की कोशिश की, उनके बीच में रहा हूँ। तो मुझको पूरा भरोसा है अपने कर्म पर, अपने मतदाताओं पर, अपने शुभचिंतकों पर कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद हमको दिया होगा और ये तो निश्चित रूप सब से कह ही इतना रहे लंबा हैं, कार्यकाल समाज सेवा का हो गया कि ये तो उन्होंने विपक्षी इतना भी आशीर्वाद मानते हमको हैं दिया होगा कपिल कि जी। हमको जी। कपिल जी, ये तो विपक्षी भी मानते हैं कि कपिल देव डायल 100 है। डायल 100 की गाड़ी बाद में पहुंचती है, कपिल देव पहले पहुंचते हैं। किसी के तेहरवी हो, सुख हो, दुख हो, कपिल सबसे आगे दिखाई देते हैं, ये तो है। और ये कभी कभी आदमी के लिए अच्छे गुण के होने के साथ कभी कभी जो पार्टी में लोग हैं जिन्होंने प्रतिद्वंदता मानते हैं राजनीति, उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति होती है कि उन्हें लगता हो कि यार ये हर जगह अड़ जाता है। 20 साल का कार्यकाल एक राजनेता के लिए बहुत लंबा होता है। क्या आपको नहीं लगता 20 साल का कार्यकाल होना भी आपके लिए घातक है? अब ये तो आपकी बात ठीक हो सकती है, पर ये कोई विषय नहीं है। पार्टी निर्णय करती है, ये मेरा निर्णय नहीं है, ये निर्णय पार्टी का है। पार्टी में सब लोग टिकट माँगते हैं और पहले भी लोगों ने टिकट माँगा, इस बार भी टिकट माँगा। जो पार्टी का निर्णय है वो हम सबके लिए शिरोधार्य है और हम उसी के अनुरूप काम करते हैं। अभी भी पार्टी से हमको भी टिकट माँगा, पार्टी के अन्य हमारे कार्यकर्ताओं ने टिकट माँगा। पार्टी ने जो चीज़ समझा, जो सर्वे कराया या जैसा उनका निर्णय हुआ, हमको उसको अगर किसी कारण से हमको पार्टी टिकट नहीं देती, किसी और को देती, तो हम उसके लिए भी हम काम करते हैं। तो इसलिए ये कोई विषय नहीं, हमसे बहुत बड़े-बड़े सीनियर लोग हैं, आदरणीय सुरेश खन्ना जी हैं, आदरणीय महाना जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। पर ये विषय नहीं है, विषय ये है कि जब मौका दिया है, तो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, क्योंकि जनता अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को, अपने जनप्रतिनिधि को या अपने सेवक को, मैं कहिए मेरे शब्दों में, उनको अपने बीच में देखना चाहती है। तो मेरी ज़िम्मेदारी है सक्रिय रह करके कि उनको जब-जब भी ऐसा लगा हो कपिल देव यहाँ होना चाहिए। कई बार लोग मज़ाक में कहते हैं, "यार कपिल देव जी बहुत दिनों में दिखाई दिए हो।" मैंने कहा, "भैया एक मौका बताओ जहाँ मुझको दिखना चाहिए था और मैं वहाँ नहीं दिखा।" तो लोगों का उसके पास जवाब नहीं होता। मेरी कोशिश रही कि मैं सबके बीच में रहूँ और अपना परिश्रम करके उनके दिल को जीतने की कोशिश करूँ। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि उन्होंने मुझे इतने अंक ज़रूर दिए होंगे ताकि मैं इस परीक्षा में पास हो सकूँ। कपिल जी, बूथ वाइज चर्चा करें, गणना करें, परिणाम क्या आएगा 10 मार्च को होगा। और आपने जैसा कहा कि ईश्वर के अधीन है, जनता के अधीन है, पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर शहर के बूथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बूथ डीएवी इंटर कॉलेज के बूथ है, ये भाजपा के बूथ माने जाते हैं। पहला नंबर बूथ पर पिछली बार आपको 633 वोट मिली थी, गौरव स्वरूप को 162 वोट मिली थी। इस बार उस बूथ पर केवल 665 वोट पड़ी है। जहां आपको 633 मिली है और 162 वोट गौरव को मिली थी, पायल को 18 मिली थी, राकेश शर्मा को 51 मिली थी, उस बूथ पर केवल इस बार 665 वोट पड़नी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके मतदाताओं में कुछ निराशा रही है, कुछ कमजोरी रही है? ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण भी है, बूथ नंबर 3, जहां पिछली बार आपको 431 वोट मिली थी, गौरव स्वरूप को इस बूथ पर 268 वोट मिली थी, 3 पायल को मिली थी, 36 राकेश शर्मा को मिली थी। इस बार कुल 433 वोट पड़ी, जहां आपको 431 पड़ी थी, वहां इस बार केवल 433 वोट पड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके मतदाताओं में उत्साह की कमी रही? नहीं, ये हुआ कि अनिल लाल जी के कहीं-कहीं पोलिंग कम हुआ है, इस बात को हम भी मानते हैं। और ये थोड़ा सिस्टम का, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पर्चियाँ बाँटी, बीएलओ भी पर्चियाँ बाँटती हैं, तो जो कार्यकर्ता कोई पेड वर्कर तो होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत परिश्रम के साथ काम करता है और वो कोई पेड नहीं होता है। उसके बावजूद भी डोर टू डोर जाना, संपर्क करना, मेहनत करना, ये काम करता है। तो कहीं-कहीं जहाँ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होते हैं, वहाँ काम अच्छा हो जाता है। कहीं-कहीं टीम उतनी बढ़िया नहीं होती। तो मुझको लगता है कि इस बार कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है। जहाँ मतदान कम हुआ है, उसको हम आगे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और बीएलओ ने पर्चियाँ बाँटी हैं, तो थोड़ी ये गड़बड़ कहीं-कहीं हुई है कि बीएलओ भी पर्ची प्रॉपर नहीं पहुँचवा पाई। और इस बार एक शिकायत ये और रही है, मैंने ये प्रश्न उठाया भी है, निर्वाचन आयोग को भी लिखा। उसमें हमारा कहीं ये भाव नहीं है कि लोग हमको ये समझे निराश हो रहे हैं। पर इसकी पुनरावृत्ति ना हो, आने वाला लोकसभा का चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी है, उससे पहले नगरपालिका का चुनाव भी आ रहा है। या निर्वाचन आयोग इस बात का ध्यान रखे कि वोटें क्यों कटी? तो वोटें कटने की शिकायत भारी मात्रा में इस बार हुई है और ये सब क्षेत्रों में हुई है। हिंदू में भी हुई है, मुस्लिम में भी हुई है। तो उसका हमने संज्ञान लेकर ये के तो निर्वाचन आयोग को ये तो कपिल जी आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने विपक्षियों की वोट कटवा दी। आप उल्टी बात कह रहे हैं कि आपके लोगों की वोट कटी है। आरोप तो लोग ये लगा रहे हैं कि भाजपा नहीं, के लोगों ने, चूंकि सत्ता थी। हमने आरोप नहीं किसी पे नहीं लगाया, हमने भी किसी का नाम नहीं लिया। हमने कहा वोटें कटी हैं, इसकी जाँच हो,
जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के अंदर वोट दिया और अभी विधानसभा वोट नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ कहीं है। और ये भी आक्षेप का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक उसकी जांच ना हो जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर अल्टीमेटली वोट तो कटी है, और ये वोट इसलिए नहीं कि भाजपा की वोट थी या किसी और की वोट थी। वोट देना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, और वो कहीं भी वोट दे, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम होना ही चाहिए। ये गड़बड़ कैसे हुई है इसकी हम थोड़ा जांच के लिए हमने लिखा है, और निश्चित रूप से इसकी जांच होकर आएगी। और ये हमने इसलिए भी लिखा है कि बहुत जल्दी नगर पालिका का चुनाव है, हालांकि नगर पालिका चुनाव की लिस्टें अलग होती हैं, और उसके 2 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोकसभा के चुनाव में हमको जाना है। जो गड़बड़ यहाँ हुई है वो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ना हो, तो उसकी हम जो कहीं गड़बड़ हुई है या ढिलाई हुई है, या मैं कह रहा हूँ कपिल देव में मुझसे ही कहीं लापरवाही हुई है, तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमने ये इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की है। बूथ नंबर 21 से लेकर 40 बूथ मुस्लिम बहुल्य माने जाते हैं। और आप जैसे जानते हैं, हर चुनाव को लड़ते हैं कि जब शहर की वोटें होने के बाद जब गांधी कॉलोनी मंडी का एरिया आता है तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 20-21 हजार 22 हजार वोट से पीछे रहती है, और मंडी गांधी कॉलोनी में वो सारा एरिया कवर करने के बाद वो लीड पूरी करती है, और देहात क्षेत्र में जाने के बाद भाजपा लीड बढ़ा देती है। इस बार जो 21 नंबर से लेकर 40 बूथ जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जो परंपरागत रूप से इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि विपक्ष के लिए कंसोलिडेट होकर विपक्ष के साथ रहे, वहां पिछली बार 24,000 वोट पड़ी थी, इस बार 34,000 से ज्यादा वोट पड़ी है, लगभग 10,000 वोट वहां बढ़ी है। ये 10,000 वोट बढ़ने का अंतर क्या आप चुनाव परिणाम पे नहीं मानते हैं? अब जो भी होगा वो तो सब मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं वोट बढ़ी है, कहीं कम हुई है। अपने क्षेत्रों के अंदर भी वोट बढ़ी है। और जहां तक मुस्लिम क्षेत्रों की बात है, तो मुस्लिम क्षेत्रों में हम बिल्कुल खाली नहीं है, वहां हमको भी वोट पड़ा है। आप परिणाम आएगा तो आपको ये सारी चीजें 1 हफ्ते के बाद आपके सामने आई जाएंगी। और ये वोट भले ही ज्यादा पड़ी हो, पर भारतीय जनता पार्टी का मतदान भी, भाजपा के पक्ष में भी मतदान बहुत अच्छा हुआ है। गांधी कॉलोनी में, मंडी में अच्छा मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। और हमारे जो सरवर रोड के क्षेत्र हैं, रामलीला टीला का क्षेत्र है, वहां का बहुत अच्छा मतदान हमारा हुआ है। गौशाला मोहल्ले में हमारा मतदान बहुत अच्छा हुआ है, और वहां हमको लगता है कि एक अच्छी लीड भारतीय जनता पार्टी वहां पर होगी। आप इस बात का एक विश्वास रखिए, ऐसा हमको लगता है। नई मंडी गांधी कॉलोनी का पूरा जो एरिया है वहां विपक्ष को वोट ढूंढनी मुश्किल होती थी। इस बार क्या ऐसा माना जा रहा है कि वैश्य समुदाय में कुछ वोट इस बार निश्चित रूप से पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुछ ज्यादा मिली है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। हमको हमारा असेसमेंट ये है कि पहले से भी कम वोट इस बार समाजवादी पार्टी को जाएंगे। क्योंकि कोई टिप्पणी मुझे दूसरे प्रत्याशी पर नहीं करनी, पर हमारा परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका परिश्रम जनता के बीच में, उनकी उपलब्धता, और व्यापारी के मन में एक सरकार के प्रति विश्वास, क्योंकि व्यापारी सुरक्षा चाहता है, वो सुरक्षा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और किया नहीं है, जनता को भरोसा हुआ है। बातें तो अपनी अपनी सब करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है, लोकदल भी करता है, पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में व्यापारी के अंदर आत्मविश्वास सरकार के प्रति बहुत अधिक बढ़ा है। और हमको लगता है वो मतदान के रूप में अधिक परसेंटेज करके, अधिक वोट दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा रहा है, ऐसा हमको लगता है। और पहले से अधिक वोट, यानी जितनी वोट समाजवादी पार्टी को पिछली बार मिली थी परसेंटेज वाइज, उससे कम वोट इस बार मिलेगी, ये निश्चित आप जानिए। इस बार पहले चरण को मीडिया में जाट बेल्ट कहा गया है, और इस बार माना जा रहा था किसान आंदोलन को लेकर अन्य कारणों से जाटों में भाजपा के लिए नाराजगी थी। आप शहर की सीट पर भी जाट हैं, आसपास के गांव में भी जाटों का एक अच्छा वोट बैंक है। क्या लगता है आपको, क्या जाटों में पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिली होंगी, कम मिली होंगी? अगर कम मिली है तो उसके नुकसान की भरपाई कहां से होगी? नहीं, किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसान आंदोलन, तो और आप जाट की बात भी कर रहे हैं, तो किसान केवल जाट तो नहीं है, किसान तो सब है। और नहीं नहीं, किसान में भारतीय ट्राइब भी है, जनता शेरनी पार्टी भी की है। तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन को पहले किसान आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, जाट आंदोलन कहा गया है, और माना गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जाट उसमें शामिल थे। किसान की ये कहा गया था कि जाट, पश्चिम के कुछ जाट किसान इसमें शामिल है, पंजाब के, हरियाणा के। भाजपा ने उसे कभी पूरे प्रदेश के, अगर ये संयोग से पूरे प्रदेश के किसानों का होता तो परिणाम निश्चित रूप से कुछ और होता, लेकिन पार्टी ने माना है, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने माना है कि केवल
कुछ किसान, वो भी पश्चिम के, और उसमें भी जाट और खालिस्तानी किसानों की बात आई थी, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। देखिए, अधिकांश रूप से भारतीय किसान यूनियन ने इसमें लीड किया। अब भारतीय किसान, हम भी जानते हैं, अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन को अधिकांश रूप से, थोड़े और लोग भी हैं, पर अधिकांश रूप से बहुतायत की संख्या में वो जाट ही है। पर माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए, ये विषय का आप चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है कि आंदोलन पक्ष में था कि विपक्ष में था, पर माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा मन करके उस आंदोलन को वापस लेने का काम किया। तो मुझको लगता है नाराजगी का विषय अगर कहीं था तो विषय खत्म हो गया, और विषय खत्म हुआ है तो फिर चाहे राकेश टिकैत रहे हों या अन्य लोग रहे हों, उन्होंने परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और आप ये मानिए कि जब 2014 के अंदर भी या 2019 के अंदर भी ऐसा नहीं कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला हो, यानी कुछ ना कुछ लोग तभी बख्शिबा गए, तो 2-4-5% संख्या घट बढ़ सकती है। इस बार भी हमको अच्छी संख्या में, कम से मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं चूंकि चुनाव लड़ा हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा चर्चा और करना अपने आप से उचित नहीं समझता, चूंकि मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, इसलिए मुझको लगता है कि मुजफ्फर विधानसभा के अंदर एक अच्छा मतदान, बढ़िया मतदान, जाट कॉलोनी में, प्रेमपुरी में, लक्ष्मण विहार में, इवन गांव के अंदर भी हमारे 13 गांव हैं, जिनमें 5 गांव ऐसे हैं जिनमें जाट अच्छी संख्या में है। हमको अच्छा मतदान जाटों ने हमको दिया है, ऐसा हमको भरोसा है, और परिणाम आने पर उसकी चीजें भी आपके सामने स्पष्ट हो भी जाएंगी। भाजपा के दो आधार वोटर हैं, ब्राह्मण और पाल। दोनों कोई प्रत्याशी थे, कांग्रेस से थे, सुबोध शर्मा जी, दूसरे पुष्पांकर पाल थे बहुजन समाज पार्टी से। दोनों में क्या डेंट बांधते हैं आप? बहुत कम, बहुत ही कम। चूंकि देखिए, कितना ब्राह्मणों कम? को लेकर के हमेशा, ब्राह्मण को लेकर लंबे समय से राजनीति में चर्चा होती है, पूरे प्रदेश में हल्ला करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। पर हमको ये पता है कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है, और वो अपनी वोट को जाया नहीं करता। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि मान लो कभी उनको ऐसा लगे कि हम अपने व्यक्ति को जिता सकते हैं, तो विषय अलग है। इस बार ऐसा नहीं था। सुबोध शर्मा जी या कांग्रेस पूरे प्रदेश में ही बहुत पतली स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जो हमारी बातचीत हुई है, समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई है, आदरणीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी आए थे, वहां भी उनकी मीटिंग में समाज के सब जिम्मेदार लोग उस मीटिंग में थे, और भरपूर आशीर्वाद उन्होंने दिया। और भारतीय जनता पार्टी को भी, यानी अधिकांश भी नहीं कहूंगा, बल्कि 99%, 95% वोट वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस को केवल वो वोट मिला होगा जो भारतीय कांग्रेस का परंपरागत वोट है। वो कांग्रेस का ब्राह्मण का भी हो सकता है, अदर ब्राह्मण का भी हो सकता है, वो वोट कांग्रेस को मिला है। वरना सब लोगों ने, चाहे फिर पाल समाज की बात है तो पाल समाज में पुष्पांकर पाल थे, एक बार जिला पंचायत सदस्य रहे, इस बार जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत पाए, चुनाव हारे। तो पाल समाज ने भी हमारा, चूंकि हम, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा कि भरपूर प्रेजेंस, वोट के लिए नहीं, दिल से, मन से हमेशा उनके साथ रहे। हमारा बिलासपुर गांव इतना बड़ा गांव है, आप जाके देखना जब चुनाव का परिणाम आएगा, बिलासपुर गांव की 2% वोट भी पुष्पांकर पाल या बसपा को नहीं जाएंगे। सरबट रोड बड़ा क्षेत्र है, जनकपुरी, इंदिरा कॉलोनी, भरपूर पाल समाज के लोग वहां पर रहते हैं, वहां की 5% वोट भी बसपा को नहीं जाएंगे, बीजेपी को मिलेगी। क्योंकि ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये मोदी जी का चमत्कार है, योगी जी का चमत्कार है, और हमारा एक जनसेवक के रूप में उनके प्रति एक संवेदना और हमारी प्रेजेंस है, जिसके कारण से हमेशा उनके दुख में, सुख में, कार्यक्रम में, उनके किसी प्रकार की समस्या में, और हमने जो काम किया वो दिल से किया। इसलिए लोग ये मानते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का चुनाव है, और बसपा कहीं चुनाव में नहीं है। और संयोग की बात है कि इस बार मायावती जी भी, जो बहुत बड़ी लीडर भी हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने भी इस बार चुनाव नहीं लड़ा, यानी बहुत कम अपने आप को प्रेजेंस। क्या जैसा जैसा विपक्ष कहता है वो भाजपा की बी टीम थी, उनका कहीं अंदरूनी सपोर्ट भाजपा को है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, पर मुझको ये पता है कि मायावती जी इस चुनाव को जितनी गंभीरता से चुनाव हमेशा लड़ती रही हैं, इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव उतनी गंभीरता से नहीं लड़ा, तो उसका भी लाभ हमको हुआ है। बी टीम ना गई है उसको, उनका किसी भी कारण से कहिए कि उनको क्या या कारण तो हो सकता है? मजबूत, वो जांच कारण हो सकती है जो चर्चाओं में रहती है। अब ये बड़े स्तर का मामला है, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, हमारे स्तर का मामला नहीं है। पर हमको ये मालूम है कि बसपा मुजफ्फरनगर में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी। इस बार हरिजन समाज का वोट भी अच्छी संख्या में, क्योंकि हरिजन समाज को भी लगा है, जो हमेशा परंपरागत रूप से बसपा का वोटर माना जाता था, उसमें भी हमारा अपना परिश्रम, हमारा अपना काम, उनके बीच में लगातार आना जाना, उनके सुख दुख में जाना, उनके समस्याओं को सुनकर निराकरण करना,
उनके निवारण करना। और जब जब घटना हुई दलित समाज पर, जब भी किसी प्रकार का कोई संकट आया, कोई समस्या आई, तो परिवार के सदस्य से उनके पास हमेशा खड़े रहे। तो मुझको ये भरोसा है कि जो वोट पहले हमारों को 15-20% तक मिलता था, इस बार 30-35-40% तक, और कहीं कहीं 50% तक भी हमको वोट मिल रहा है। इस बार हरिजन समाज का अच्छा वोट भारतीय जनता पार्टी को, और खासतौर से मुजफ्फरपुर विधानसभा में हमको मिला। 2017 में नहीं मिला था क्या ये? नहीं, मैंने कहा ना पहले से ज्यादा मिला, मैंने ये नहीं कहा नहीं पहले मिला से था, मिला। अच्छा, मेरे पहले ज्यादा। एक सवाल ये, ब्राह्मणों की जहां तक चर्चा करते हैं, नगर पालिका के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अरविंद राज शर्मा की धर्मपत्नी सुधा शर्मा चुनाव लड़ी थी। उनके सामने कांग्रेस से वैश्य समुदाय की अंजू अग्रवाल चुनाव लड़ी थी। सामान्यतः माना गया कि अंजू अग्रवाल को वैश्य समुदाय ने वोट दिया है, जिसके नाते वो शहर में भाजपा का सिंबल होने के बाद भी अरविंद राज नहीं जीत पाए। क्या इसकी कोई नाराजगी ऐसी थी जो ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ाने का कारण बनी? नहीं, आप जानते हैं सुंगवाएं, आपकी नजर से कोई चीज छिपती नहीं है। अंजू राज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया, टिकट दिया। अरविंद के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर मेहनत, भरपूर काम किया, भरपूर वोट भी मिला। शायद 53,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर 53,000 वोट उनको मिला। तो अल्टीमेटली शहर में इतना बड़ा वोट बिना वैश्य समाज के नहीं हो सकता। अंजू अग्रवाल जी को बहुत कम वोट मिला वैश्य समाज का, चूंकि मुस्लिम इंटेक्ट होकर के लगभग अधिकांश रूप में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, इसलिए उस वोटों के आधार पर वो चुनाव जीती। लेकिन अरविंद जी को भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो भाजपा का वोटर था वो उनको मिला है। और शायद आपको ध्यान होगा, संजय जी को इससे कम वोट मिला था। संजय के बाद उससे पहले चुनाव लड़े थे, संजय के बाद जितना वोट मिला उससे 20,000 वोट को ज्यादा मिला। तो इसलिए ये बात कहना बिल्कुल अधिकत नहीं होगा। यानी संजय जी वैश्य थे और उनके सामने पंकज अग्रवाल लेकिन जो उनके थे, सामने भी पंकज अग्रवाल बड़े वैश्य थे, उनके सामने भी। बड़ा छोटा वैश्य संजय नहीं के होता। सामने भाजपा ब्राह्मण इतनी बड़ी है, नहीं नहीं, उसके सामने देखिए देखिए, भाजपा उस ब्राह्मण इतनी परिवार की बड़ी है, शहर में उसके पॉलिटिकल सामने एक्सेप्टेंस है। परिवार भाजपा के सामने बड़ा नहीं हो सकता। केवल उसकी नहीं, पॉजिटिव ये भाजपा है कि मुस्लिम कंटेक्ट होकर के उन्होंने पंकज जी को वोट दिया, उन्होंने अंजू जी को वोट दिया, तो इसके कारण से अंजू चौहान जीती हैं, वो विषय अलग है। पर ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट किसी जाति को नहीं पड़ता, वो भाजपा को, कमल के फूल को पड़ता है। और कमल के फूल को वोट पड़ा है, चाहे फिर अरविंद राज शर्मा रहे हो, या उससे पहले डॉक्टर सुभाष शर्मा रहे हो, या उससे पहले जगदीश भाटिया रहे हो। जगदीश भाटिया के सामने भी अनिल तायल थे, तो जगदीश भाटिया को भारतीय जनता पार्टी जिताया। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वोट कमल के फूल को ही पड़ता है, और हमेशा प्रत्याशी को उसका वोट पड़ता है। इसलिए हम अपने किसी कार्यकर्ता पर, अपने वोटर पर कुछ 2-4% कम ज्यादा हो सकता है, पर उसके ऊपर मास रूप में हम संदेह करें, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। भाजपा वोट भाजपा को जाता है, और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। पिछले 5 साल की को क्या उपलब्धियां रही हैं जिनको कपिल जी को उम्मीद है कि जिसके नाते शहर की वोटरों ने उनको वोट दिया? आपके इस 5 साल के क्या क्या उल्लेखनीय कार्य रहे हैं जिनके नाते आपको लगता है कि इस देखिए बार भाई, जब जनता मैं ने नगर आपको पालिका वोट दिया अध्यक्ष होगा? था, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट 2 नगर पालिका का विस्तार या उसका महापालिका, और दूसरा था मेरा एक बाईपास का, कि बाईपास बने। चूंकि मुजफ्फर में बहुत कंजस्टेड, बहुत छोटा शहर है, और उसका बाईपास बनेगा तो मुजफ्फर शहर का विस्तार होगा। यानी मैं जब इसकी जो मैंने कल्पना की है महापालिका बनाने की या नगर निगम बनाने की, वो पूरा एक सर्कल उसके अंदर हम महापालिका बनाए। ऐसी प्लानिंग हम पिछले 20 साल से लेकर चल रहे हैं। मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मैंने कोशिश बहुत की, तो हमारा बाईपास तो बन गया। हमने नितिन गडकरी जी को कहा, डॉक्टर संजीव बालन जी को कहा, और हमारा लगभग 1100 करोड़ का एक बाईपास पीने से लेकर के रामपुर तह तक बना। एक बड़ा काम ही हुआ। और उसके कारण से जो मेरा प्रस्ताव चला है, फाइल मेरी रुक गई, मैं उसको नहीं कर पाया। ईश्वर ने हमको और हमारी पार्टी को मौका दिया, तो इस बार नगर निगम जो बनाएंगे वो मेरे टारगेट में है। उसको मैंने छोड़ा है, वो फाइल लगातार मैं मूव करता रहा, नगर पालिका का सहयोग भी उसके अंदर नहीं मिला, और उसके कारण से चीज रुकी। और इस बार हम उसको लेकर के जो नगर निगम बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा एक टारगेट है। उसके अलावा अगर मुजफ्फरनगर में अगर अगर इसी पर अगर सरकार आ गई तो क्या इस बार जब नगर पालिका के चुनाव होंगे उससे पहले नगर निगम बन जाएगा? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, नगर निगम का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ये चुनाव की प्रक्रिया तो तुरंत इस चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी, और विद इन 5 महीने 6 महीने के चुनाव हो जाएगा। तो ये मैं कमिटमेंट आपसे करूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी कोशिश पहले दिन से ही रहेगी, पर हमको नहीं लगता इतनी जल्दी नगर निगम बन जाएगा। और हम कोशिश करें, क्या पता हो जाए, पर मैं उससे कोई आपसे कमिटमेंट नहीं करता। कोशिश मेरी रहेगी, और कोशिश मेरी लगातार चल रही है।
दूसरा विषय ये है कि जो हमारा अभी 35 करोड़ रुपए का एक हमने 500 सीटेड ऑडिटोरियम, ये मुजफ्फरनगर के पास जो गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है, उससे हमने स्वीकृत कराया है, उसका टेंडर हो गया है। उसकी बहुत जल्दी आचार संहिता के कारण से वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया, वो स्वीकृति उसकी हो गई है। एक बड़ा काम शहर के अंदर वो हो रहा है। उसके होने से एक बड़े कार्यक्रम, बड़ी मीटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी मीटिंग, इस प्रकार के एक बड़ा कार्यक्रम, कभी कोई आप लोगों को मीटिंग करें तो बड़ा कार्यक्रम उसके अंदर हो सकता है। राजकीय इंटर 500 कॉलेज के सीटें मैदान में, राजकीय इंटर कॉलेज के गवर्नमेंट मैदान कॉलेज में। के इंटर कॉलेज वाले मैदान, जिधर इंटर कॉलेज है अच्छा अच्छा, उसमें कर अंदर की साइड में, इसके राइट साइड में, जब है राइट साइड में, जब महावीर चौक से राइट साइड में। अच्छा, राइट साइड। जी जी। एक बात। नंबर 2, उसके अलावा जो बड़े कामों में है, बड़े कामों में हमारा 235 करोड़ रुपए का एक एसटीपी जो हमने सावली में स्वीकृत कराया है, वो हमारा हो गया है। एक केंद्र सरकार के माध्यम से रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, वो यानी रेलवे स्टेशन का नया बनना, डबल रेलवे लाइन, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में तत्कालीन सांसद और लोग चर्चा करते थे कि हम बनवाएंगे, वो नहीं कर पाए। वो हमारे मुजफ्फर क्षेत्र के अंदर एक बड़ा स्टेशन, डबल लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन, ये हमारा काम हुआ। जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं और नई 4 ट्रेन उस पर चालू होने वाली है। हम लगातार उसके संपर्क में भी हैं और वहां से लगभग स्वीकृति उसकी हो रही है। इसके अलावा भोपाल रोड, झांझर रोड, जोली रोड और मुजफ्फरनगर गुप्ता रिसोर्ट से लेकर रामपुर तिराहे तक, और एक शामी रोड यहाँ से लेकर के पिन्ना बाईपास तक, ऐसा मिला के 5 बड़ी रोड जो शहर की आउटर रिंग रोड है, आउटर रोड से, ये सारा मिला के 150 करोड़ का लगभग काम है जो हमारे द्वारा स्वीकृत कराया गया। ये काम इसका हो रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में बड़ा पास एनएच जो हमारा पानीपत खटिया मार्ग है, जिसमें नितिन गडकरी जी का, संजीव बालियान जी का बहुत योगदान है, एक बड़ा बाईपास ये बना है और वो भी मुजफ्फरनगर की आउटर रोड को छोड़ते हुए और होता हुआ जा रहा है। और हमारी विधानसभा जो मीरापुर जानसठ रोड है, इसको होता वो आगे खटियाबाद तक जा रहा है। ये एक बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फर के अंदर, शहर के अंदर लगभग 250 करोड़ के काम पहले हुए और 200 करोड़ के काम अभी स्वीकृत हुए हैं, जो हमने केंद्र सरकार से कराए हैं, जिनमें अंडर ग्राउंड मुजफ्फरनगर से लेकर के लगभग 200 मीटर सराउंडिंग, ये अंडरग्राउंड लाइन बन जाएगी। इसका प्रस्ताव चला गया, स्वीकृति इसकी हो रही है, ये अंडर प्रोसेस है। ये भी एक बड़ा काम हो जाएगा जिसके कारण अतिक्रमण हटेगा। जो शहर में भीड़ रहती है खंभों के कारण से, लोग खंभे खो के रख लेते हैं, ठेले खड़े कर लेते हैं, उसके कारण से अतिक्रमण ये कम होगा और शहर की चौड़ीकरण उसका हो जाएगा। उसके अंदर भीड़ जो रहती है सड़कों पर वो कम होगा। मुजफ्फरनगर सेंटर, शिव मूर्ति को सेंटर मान करके चारों तरफ लगभग 200 मीटर के सराउंडिंग में इसको हम करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, और उसके बाद हम सेकंड फेज को लेंगे। ये हमारा काम। मुजफ्फर में 2 इंटरमीडिएट कॉलेज स्वीकृत हुए हैं, जिनमें एक बनकर तैयार है बिलासपुर के अंदर, दूसरा चांदपुर में उसकी स्वीकृति हो गई है, उसका बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। एक आईटीआई जो मेरा विभाग है, उसके अंदर भी 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके मॉडल आईटीआई उसके अंदर बना रहे हैं, उसका पैसा स्वीकृत हो गया है। एक उसके अलावा 5 करोड़ रुपए का मोटर व्हीकल जो ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, ये हमने बनाया है, ये काम चालू हो गया है, स्वीकृत हो गया है, बनकर तैयार है। आईटीआई के अंदर ही 5 करोड़ रुपए का हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा तैयार है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में हमने आरटीओ ऑफिस की बिल्डिंग अपनी नहीं थी, हमने आरटीओ ऑफिस की बिल्डिंग बना करके समर्पित करने का काम कर दिया। ये भी हमारे प्रयास से, हमारे कार्यकाल के अंदर हुआ। अभी रोडवेज का काम पेंडिंग है, तो रोडवेज के काम को हम करने वाले हैं। रोडवेज का पैसा स्वीकृत हो गया है, वो भी जल्दी शिफ्ट होने वाला है। और तीसरा बड़ा काम जो पेंडिंग है वो अंडर प्रोसेस है, उसकी स्वीकृति होने वाली है। जेल जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, जिसके कारण से बहुत भीड़-भाड़ भी वहां पर रहती है, उसको भी हम जांच रोड पे शिफ्ट कर रहे हैं। 70 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। जमीन का आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जटमुझेड़े में सुनते थे, अब जटमुझेड़ा में। हाँ, जटमुझेड़ा आगे, जटमुझेड़े से आगे वो जमीन, उसका लैंड मार्किंग उसकी हो गई है, उसका पैसा आएगा, वो प्रोसेस है, वो भी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है, उसको भी इस बार हम कर देंगे। जेल यहाँ से निकाल के हम शहर की तरफ ले जा रहे हैं, ये काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। काम तो आपने बहुत बड़े बड़े बता दिए। क्या पिछले 5 साल में आपके अभी कार्यकर्ताओं की जहां तक बात की, देवतुल्य कार्यकर्ता आपके माने जाते हैं, जिनको आप चुनाव के समय देवतुल्य कहते हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में कई घटनाएं ऐसी रही। शहर कोतवाली में पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ बदतमीजी हुई, सिविल लाइन थाने में एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ हुई, नई मंडी थाने में तो घर से उठाकर उसकी पिटाई की गई।
कई पदाधिकारी जेल चुक्की पे गए थे, उनके साथ बदतमीजी हुई। क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल में पुलिस प्रशासन द्वारा आपके सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, उनके मान सम्मान की रक्षा पार्टी के लोगों ने नहीं की? बिल्कुल की है। देखिए, पुलिस भी हमारे बीच की है और पुलिस में हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी-कभी हम किसी और ढंग से सोचते हैं, पुलिस किसी और ढंग से सोचती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का अंग होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि और पुलिस वालों का भी, उनको ऐसा ना लगे कि हमारी सरकार में और उनका कहीं सम्मान नहीं रखा गया। जो मामले हुए उनको घर में बैठ करके या बीजेपी कार्यालय बैठ करके या थाने बैठ कर कप्तान से बातचीत करके 99% मामलों में कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है। पुलिसकर्मी हटे भी हैं, सस्पेंड भी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके ट्रांसफर भी हुए। पर जब घटना हो जाती है तो मीडिया ये लिखता है कि अपमान हो गया, पर जब घटना हो चुकी होती है मीडिया में तब वो घटना आती है। उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया में उन पुलिस वाले जिन्होंने बदतमीजी की, न्यूसेंस की, उनके खिलाफ कार्रवाई कप्तान करता है। वो खबर फिर छोटी छपती है। जब नहीं नहीं कार्यकर्ता नहीं, के साथ अखबार वाले तो उसकी तलाश में रहते हैं कि इसमें क्या हुआ, उसकी फॉलोअप तो बहुत ध्यान करते हैं। ऐसी घटनाओं कोई मीडिया नहीं छोड़ता, ढूंढता है कि ढूंढ रहे कि नेताजी ने करा कुछ नहीं है। कह रहा हूं ना, जब घटना होती है उसको आप बड़ी करके छापते हो, तो कार्रवाई होती है उसको छोटी करके छापते हो। मेरी बात का नहीं बुरा नहीं, मत तो मानना, बढ़िया सच्चाई छापते हैं है। आप। कार्रवाई हो तो छापे, जब कार्रवाई ना हो तो कहां से छापे? लेकिन कार्रवाई हुई है, सम्मान हुई है। इंस्पेक्टर मंडी भी हटा है, कई सारे थाना इंचार्ज हटे हैं और महत्वपूर्ण उन पर कार्रवाई हुई है। और कार्यकर्ता का वाकई ऐसा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता देखिए, हमारे लोग थानों की दलाली नहीं करते। पहले की सरकारों में ये होता था कि लोग पहले पकड़वाना, फिर सौदेबाजी करवाना, फिर पुलिस से दलाली करना, पुलिस भी घुस रहती थी और तत्कालीन पार्टियों के लोग भी घुस रहते थे। भाजपा कार्यकर्ता 100% ऐसे कार्यकर्ता नहीं हो थानों के अंदर प्रकार का समय लगाते हो। इसके कारण से कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ता में, पुलिस के लोगों में थोड़ा-सा उतरा सद्भाव, उसको कह लीजिएगा, वो नहीं रहता। सद्भाव उनका यहाँ दिखता था। जो दलाली करते थे उनका सद्भाव यहाँ दिखता था। हमारे कार्यकर्ता केवल काम से जाता है, जब अवसर पड़ता है, मौका पड़ता है तब हो जाता है। इसलिए हमारे कई पदाधिकारियों का, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का थानेदार से चौकी इंचार्ज परिचय तक भी नहीं होता। वो तभी फोन करता है जब उसको जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और पुलिस के लोग भी कई बार गड़बड़ करते हैं। उनके भी व्यवहार में गड़बड़ होती है। वहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत पवित्र और सब लोग बिल्कुल एकदम शत प्रतिशत ठीक होते हैं। वे भी, चूँकि मैंने आपसे कहा कि वे भी हमारे ही परिवारों के लोग हैं, आपके हमारी भाई-भतीजे हैं, तो उनको भी समझाया जाता है। कप्तान को मैंने कई बार कहा है कि पुलिस का व्यवहार ठीक हो, और वो चीज़ें ठीक भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री की हमेशा हिदायत रही है कि पुलिस का व्यवहार ठीक हो, और इंटरनल भी उनको इस बात के लिए कहा जाता है कि पुलिस का व्यवहार ठीक रहे। उसको लगता है कि ठीक हो, कहीं गड़बड़ हुई होगी तो इस बार हम उसको और ठीक करने की कोशिश करें। पिछली बार आप 10,700 वोटों से जीते थे, इस बार क्या लगता है? हम चुनाव जीतेंगे, हमको पूरा भरोसा है। ज्यादा से, कम से, या चुनाव जीतने में कुछ संशय भी है? कुछ बातें परिणाम आने के ऊपर ही छोड़ दो। नहीं, अच्छी आपका बात आकलन क्या है? देखिए, आप चूंकि देखिए 10 आकलन तारीख से हमारा अब ये तक है, लगातार बूथ वाइज कर रहे मेरा होंगे। आकलन कुछ और है। मैं आकलन को इस रूप में देखता हूँ कि पिछली बार प्रधानमंत्री नेशनल नेतृत्व के रूप में, ये तो सब लोग हमारे पास बड़े-बड़े नेता हैं, पर राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में नरेंद्र मोदी अकेले थे। इस बार योगी आदित्यनाथ जी 5 साल काम किया। उनका भी एक, उनकी छवि, उनके समाज में प्रेजेंटेशन, उनके काम करने का ढंग, कानून व्यवस्था, इसके प्रति जनता में और अधिक विश्वास बढ़ा। तो मोदी जी और योगी जी मिलके 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 1001 हुए। तो बहनों ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और अधिक उत्साह के साथ मतदान किया। ये आपने शुरू में भी कहा। तो हमको लगता है कि हमारा मार्जिन इस बार पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छे, पहले से भी अधिक अच्छे मतों के साथ हम बढ़ेंगे। हमको एक भी मतदाता ऐसा नहीं लगता जो पिछली बार हमारे पास वोटर नहीं था, नहीं, पिछली बार वोटर था और इस बार वोटर नहीं है। हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी वर्ग के अंदर हमारा 5% वोट भी पहले से घटा हो। हमको लगता है बढ़ के मिलेगा। चाहे जाटों में हो, चाहे हरिजन समाज में हो, चाहे वैश्य समाज में हो, चाहे ब्राह्मण समाज में, चूंकि पिछली बार राकेश शर्मा कैंडिडेट थे, तो राकेश शर्मा थोड़ा बहुत ब्राह्मण को मिला ही होगा। इस बार ब्राह्मण सारा हमको मिला है। मेरा हरिजन भी हमको मिला है। जाट में भी होंगे, नुकसान में नहीं है। तो इस वैसे असल में में बढ़ा मैं होगा, निकालता हूँ। वैसे में बढ़े होंगे, वैसे में बढ़े होंगे। निश्चित जो निश्चित। पिछली जो पिछली बार 2 चुनाव आपके सामने लड़े हैं गौरव स्वरूप, इस बार उन्होंने आपकी जी, कितनी मदद की है? क्या नहीं उन्होंने भाजपा में मदद की? आगे तो मदद तो की। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, मदद तो की है, नो डाउट किया है।
उन्होंने क्या आपके लिए तो चुनाव प्रचार किया है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने ढंग से काम किया है, उनके आने से भाजपा को लाभ हुआ है। क्या कोई और ऐसा विपक्षी दल का नेता जिसने आपकी मदद की हो, ऐसे लोग रहे हैं? देखिए, सबसे हमारे मित्र संबंध है और सबका स्नेह हमारे प्रति रहता है, और हमारी जीत का एक आधार ये भी है कि हमारा कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। राजनीतिक पार्टी के नाते विरोधी हो सकते हैं, पर हमारा कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। ये भी मेरे अपनी मैं बड़ी जीत मानता हूँ कि सबको मैंने हमेशा सम्मान दिया है, बड़ों को बड़ों के नाते और छोटों को छोटों के नाते। इसलिए अपने व्यवहार से मैंने कभी किसी को कष्ट देने की कोशिश नहीं की, और मेरी कोशिश रही है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भले ही विपक्ष के नेता क्यों ना हो, मैं उनका सम्मान करूँ। मैंने कोशिश की, उन्होंने सम्मान किया, इसलिए वे हमारे पार्टी के नाते विरोधी हो सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत विरोधी नहीं। पहले चरण में जहां मुजफ्फरनगर की वोटिंग हुई थी और जो 6 चरण में पार्टी ने माना है, भाजपा का प्रोजेक्शन है कि पहले चरण में भाजपा को पहले के मुकाबले नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं में आप कितनी सीट का नुकसान मानते हैं? नहीं, ऐसा है ना, देखिए गठबंधन हुआ है तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन है लोकदल का, समाजवादी पार्टी का। तो जब दो पार्टियां मिलकर लड़ती हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो चुनाव हो चुका, अब उसका कोई नफे नुकसान का विषय फर्क भी नहीं नहीं पड़ है। रहा? हाँ, है ना? इसलिए, और जब आपके साथ हम बात करें तो ठीक ही बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो घटेंगे, पर वो बहुत माइनर। यानी अगर हम पिछली बार हमारे पास 53 सीटें थी, तो हमको लगता है कि 45 से ऊपर सीटें हमारे पास इस बार आई, इस पहले वाले राउंड केवल में। 5 तो 7 8 सीट का नुकसान हो सकता है। हो सकता है, ये मेरा अंदाजा, ये मेरा व्यक्तिगत है। और उसके बावजूद फिर हम जैसे जैसे पूर्वांचल की ओर हम बढ़े और तीसरे चौथे राउंड में गए, हम बीजेपी का हम पर लगातार बढ़ते। और चूंकि कोरोना के कारण से जो निर्वाचन आयोग का बंधन थी, उसके कारण से भी दिक्कतें आई। वर्चुअल सभाएं हुई, बड़ी मीटिंगें नहीं हो पाई, ज्यादा लोग हम कर नहीं पाए, तो ज्यादा लोगों तक अप्रोच होने में थोड़ी समस्या आई। तो दो दौर का चुनाव होने के बाद, 2 राउंड का चुनाव होने के बाद वो चीज धीरे धीरे खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो भाजपा में यहाँ इस समय मिर्जापुर में हूँ, तो यहाँ भी भाजपा अच्छी स्थिति में है, 5 सीटें यहाँ पर हैं, और जो मैंने समीक्षा की है 5 में से जो 5 सीट कह रहे हैं, और जो मैंने बातचीत की है कम से कम 4 सीटें हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो हम किसी प्रकार से नुकसान में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है निश्चित रूप से। माने अमित शाह जी ने, नितिन गडकरी जी ने, और हमारे जेपी नड्डा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 300+ का टारगेट दिया है। तो हमको लगता है 290 सीट, 280 सीट हमारी पानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। यानी कि 30 32 सीट पहले 312 थी, एनडीए की 325 थी, तो 40 45 सीट का नुकसान आप उम्मीद करते हैं कितना हो सकता है एनडीए को? अब ये चीजें हैं, कुछ परिस्थितियां भी हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, सबके अलग प्रकार के मैटर हैं, अलग अलग प्रकार के कारण है। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी, बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी, योगी जी कार्यशैली पर लोग विश्वास कर रहे हैं, जनता का भरोसा है, जो कहा है वो किया है। धारा 370 का हटना ऐतिहासिक घटना है, भगवान राम का मंदिर बनना ऐतिहासिक घटना है, और आज दुनिया के सामने भारत का मस्तक आज ऊंचा है। आज जब आप देख रहे हैं यूक्रेन आप जिस लोग ये प्रकार से, कहते हो जो राम को लाए हैं, क्या प्रभु राम को भाजपा ही लाई है? राम तो जो हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में पढ़ते हैं, विष्णु जी के अवतार राम हैं, और विष्णु जी संसार के सृजन करता है, तो उनको क्या भाजपा लाई है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नारा जैसे है ये, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। ये ये तो किसी एक न्यायालय का निर्णय था। न्यायालय ये ने, सुप्रीम किसी कोर्ट ने कहा राम मंदिर जी के बारे में, और राम मंदिर जी के बनने पर शायद ही किसी हिंदू का ऐतराज होगा, सामान्यतः मुस्लिम को भी एक, ऐतराज नहीं है। एक तुलसीदास जी की एक कविता है, मतलब एक उनका वो है, चौपाई, राम एडिट करके जाकी चला रही दो। भावना जैसी, प्रभु प्रभु मूरत मूरत देखी देखी। तिन तेज। ठीक है ना? हाँ। तो एक कवि का, एक किसी संगीतकार का, किसी भजन का एक भाव के जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, तो लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने उसको उठा लिया, उठा लिया, सबके मन को भाग गया। तो राम को लाने का मतलब ये हुआ कि राम को मोदी जी योगी तो नहीं लाए, बात तो ठीक है, राम तो आदिकाल से हम सबके बीच में है। हाँ। लेकिन लेकिन राम का मंदिर बनना, जो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता, उसके खिलाफ ये निर्णय होना, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद है ही, तो हनुमान जी की कृपा भी है, आप भी हनुमान जी के भक्त हैं।
करोड़ों लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि भगवान राम का मंदिर बने, तो कहीं ना कहीं माने न्यायालय को भी ईश्वर की कृपा कहीं ना कहीं हुई होगी कि भाई ये मंदिर बनना चाहिए। तो इसलिए वो भावनात्मक तरीके से किसी ने गाया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और ये लोगों ने हाथों उठा लिया। कभी कभी बहुत सारी चौपाइयां, बहुत सारे गीत लोगों को अच्छे लगते हैं, उस पर किसी का प्रतिबंध तो है नहीं। जो लोगों ने गाया उसने स्वीकार कर लिया। तो राम तो अल्टीमेटली भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम सब अयोध्या चलेंगे दर्शन करने के लिए। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी, चरथावल, खतौली, बुढ़ाना, मीरापुर 5 सीट अन्य हैं। इनमें किस में आपको मुकाबला लगता है कि भाजपा को दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो कहीं नहीं है। पुरकाजी हमारी अच्छी सीट है, और इसके अलावा खतौली और चरथावल ये बहुत अच्छी सीट हमारी है। संजीव आर्यन से हमारी बातचीत हुई है। बुढ़ाना पे हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और मीरापुर भी हमारी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। हम 6 की 6 सीटें भी जीत सकते हैं, ऐसा हमको भरोसा है। यानी हम किसी भी चुनाव में किसी भी सीट पर हम जरा सी किसी कमजोर स्थिति में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, परिणाम आने के बाद देखना कि महिला वर्ग ने, माताओं ने, बेटियों ने, बहनों ने एक अच्छा मतदान भाजपा के पक्ष में किया, और मुझको पूरा भरोसा है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा को वोट किया। जो 3 तलाक का विषय आया, महिलाएं बोल तो नहीं सकती, अभी उनको अधिकार नहीं है बोलने का, पर वो मान रही है इस बात को कि 3 तलाक ये, यानी जब तक जो जिस प्रकार से उनको एक तरीके से दोयम दर्जे का समझा जाता था, उनको अपमान की दृष्टि से देखा जाता था, या ये लगता था नहीं कभी भी उनको तलाक दिया जा सकता है, तो महिलाओं में या जो जगह है कि नहीं, तुम्हारा सम्मान मोदी जी की सरकार में, मोदी जी का आने का पड़ा। एक बात। नंबर 2, जो एक खाद्यान्न लगातार मिला है, लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में उतना साधन नहीं था, तो उनको ये खाद्यान्न मिला, बिना पक्षपात के मिला। हिंदू को मिला, मुस्लिम को मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, गैस मिली, सड़कें मिली, विकास मिला, ईमानदारी से काम हुआ। तो लोगों के मकान, भारी संख्या में मकान मिले। भाई केवल मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही, नगर के अंदर ही 6,500 मकान बने साहब, जिन्हें 3500 मकान मुस्लिम क्षेत्रों में बने। तो ऐसा नहीं है, अभी देखिए जिसको मकान मिला, जो कल्पना नहीं कर सकता मकान बनने की, उसको पक्का मकान का बनना, हमने उनको अप्रोच भी की है, उनको मैं टेलीफोन भी किए, बातचीत भी की है। तो हमको लगता है कि अच्छा वोट उनका हमको मिलना चाहिए। और ये एक व्यवस्था भी है समाज की कि अगर किसी मदद करता है, किसी सहयोग करता है, तो राजनीतिक लोगों का हक तो फिर बनता ही है कि उनको वोट करें। बाकी परिणाम आपके सामने आएगा, 10 तारीख को हम सब मिलकर के बातचीत करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। चलिए कपिल जी, आपने बहुत समय दिया। जीत किसकी, हार किसकी, तो हरि के हाथ में है। 10 तारीख को परिणाम आएगा। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल। इनका आकलन था कि क्या रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आपने तय कर दिया है। अब हरि जाने, 10 मार्च को परिणाम सामने होगा। अब मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में किसी और जनप्रतिनिधि के साथ, उनका आकलन पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।